हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम सब सॉरी इस वीडियो में मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा रिएक्ट के। ये देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में तो ऐसे पिछली वीडियो में बताया था आपको इंस्टॉलेशन वाले में, फिर से एक बार बता देता हूँ। लारावेल में ये जो तीन चार फोल्डर हमको दिख रहे हैं, फोल्डर या फाइल हमको दिख रहे हैं, इसमें काम का केवल होता है पब्लिक और एसआरसी। ये जो नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर क्या होता है, हमारा जो एनपीएम होता है जिससे हम इसको इंस्टॉल किए थे रिएक्ट को। ये देखो, ये क्या करता है, नोट पैकेज मैनेजर बोलते हैं इसको। ये इस फोल्डर को इंस्टॉल कर देता है। इस फोल्डर के अंदर क्या रहते हैं, नोट के सारे पैकेजेस भरे रहते हैं। पैकेजेस का कहने का मतलब ये है कि रिएक्ट के अंदर रिएक्ट जेएस को चलाने के लिए, या व्यू जेएस एंगुलर सब में रहता है ये। इनको चलाने के लिए जितने काम की फाइल फोल्डर चाहिए होती है, सब के सब इसके अंदर होता है। हम फ्यूचर में अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है किसी पेज को, तो उसके लिए जो पैकेज आएगा वो भी इसी के अंदर आएगा। ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना है, उसके अंदर जो भी आएगा पैकेज भी इसी के अंदर आएगा। वो सब हम जितने भी इंस्टॉल करते जाएंगे इसी के अंदर आएंगे। और ये जो पैकेज और जेसन होता है वहाँ पे एंट्री लगती जाएगी, इसमें फलाना पैकेज इंस्टॉल हो गया, ढिकाना पैकेज इंस्टॉल हो गया, सबके सब यहीं पे आ जाता है। ये इसका काम होता है। पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या होता है, आपके रिएक्ट के अंदर कितने पैकेजेस आते हैं, इन सब के बारे में ना वो डिस्क्राइब करके बताया है इसमें। ये अपने काम का नहीं है, मतलब इसको छेड़ना छाड़ना कुछ नहीं करना है। हमें जो काम करना है पब्लिक और एसआरसी फोल्डर के अंदर करना है। देखो, पब्लिक के अंदर क्या किया जाता है, इमेजेस डाले जाते हैं, सीएसएस डाले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट जितने भी रहते हैं ना, सबके सब इसी के अंदर लिखा जाता है। इसमें बस एक ही काम का फाइल रहता है हमारा, वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। देखो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बारे में तो आप जानते होंगे, पूरा पूरा वेबसाइट टिका हुआ इसी पे है। जो हमें फ्रंट एंड में दिखता है ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की वजह से दिखता है। और देखो दिखता कैसे है, यहाँ पे आपको आईडी दिख रहा होगा रूट। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे रूट से कर दूं, ये देखो, इसकी खासियत है जैसे मैं एंटर किए मतलब सेव प्रेस किए अपने आप कंपाइल हो जाता है। देखो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये देखो अपने आप रिफ्रेश हो गया। अब देखो ये गायब हो गए हैं वो, क्यों? क्योंकि रूट को मैंने रूट्स कर दिया। ये देखो अपने आप चेंज हो गया, देखना अपने आप आ जाएगा बिना रिफ्रेश किए। देखो ऑटो रिफ्रेश हो गया। कभी कभी रिफ्रेश भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा हो जाता है, कुछ होते हैं बग्स वगैरह टिक के, तो कभी रिफ्रेश करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये समझ लीजिए जो दिखाई देता है यही है और कुछ नहीं। अब आते हैं जो सबसे मेन फोल्डर है, वो है एस आर सी। अब देखिए इसमें जो आ रहा है वो एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है, मतलब किस दिख क्या रहा है, ये तो समझ में आ गया कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये आया कहाँ से, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो देखो, उसके लिए दो फाइल मेन होता है, एक होता है इंडेक्स डॉट जेएस ये, और दूसरा होता है एप डॉट जेएस। बाकी ये तो सी एस एस वगैरह है। चलो मैं इंडेक्स डॉट जेएस में आता हूँ। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब वही होता है जो पीएचपी में इंक्लूड होता है, इतना तो आप जानते होंगे। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें करना कंपलसरी है। यहाँ पे इसको लिखना कंपलसरी है। जब तक आप रिएक्ट को रिएक्ट के अंदर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये रिएक्ट एक्चुअली में उठाता कहाँ से है, यहाँ से उठाता है सब। अब इसके अंदर कहाँ लिखा है वो तो खैर भगवान जाने। अब इतना समझ लीजिए, इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना रिएक्ट का फीचर आप यूज नहीं कर सकते। सेम ये भी जरूरी है, रिएक्ट डोम वगैरह लिखना, इसके बिना भी आप यूज नहीं कर सकते बहुत सारे फीचर को, इन दोनों के बिना नहीं कर सकते। बाकी आप इनको ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो इससे होता क्या है, मैंने एप को कमेंट कर दिया, ये देखो एरर आना शुरू हो गया अभी से। ये देखो एप इज नॉट डिफाइंड लिख के आ रहा है। ऐसा लिख के इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो एप बना हुआ है, एक्चुअली में कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट करता क्या है, मैं जैसे ये देखो फिर चालू हो गया, इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट मतलब वही इंक्लूड कर रहा हूँ ऐप को, कहाँ से, डॉट ऐप, ऐसे लिख के आ रहा है राइट। डॉट ऐप डॉट जेएस भी कर सकता हूँ मैं इसको, देखो इससे भी कुछ नहीं होगा। देखो नो एरर। तो एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये जो है ऐप डॉट जेएस जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमारे आँख के सामने, ये
इसको तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे मैंने इसको हटाया था तो एरर आया था, अब अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आएगा? देखो एरर तो नहीं आया लेकिन वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नहीं दिखेगा ये। यहाँ पे ना दिखने के पीछे रीजन ये है कि इसके बीच में जो भी लिख के आता है वो हमारा HTML ग्रुप में दिखता है। देखो ये देखो दिख रहा है नहीं? तो ये समझ लो कि हमें जिस भी कंपोनेंट को यूज करना है, इसमें कंपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि हम क्या करते थे PHP HTML के अंदर इसको पेजेस बोलते थे। जैसे इसको अगर ये डॉट HTML ऐसा कुछ होता तो पेजेस कहलाता है, क्योंकि ये डॉट JS है। और यहाँ पे डॉट JS लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिएक्ट पूरा JS पे ही डिपेंडेंट भी बना हुआ है, तो डॉट JS अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे क्या रहता है, अब देखो FAQ लिखते हैं, सवाल ये है। और ये वार्निंग इसलिए दे रहा था क्योंकि एप जो है हम इंपोर्ट तो किए थे लेकिन इसका यूज किए नहीं थे, इसलिए वार्निंग दे रहा था। अब सवाल ये है कि एफ ही क्यों लिखते हैं, तो चलो चलते कहाँ, यहाँ info.app.js जो लिख के आ रहा है, मतलब यहाँ पे। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट जानते होगे तो फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब फंक्शन वगैरह बनाना तो जानते ही होगे। यहाँ पे क्या रहता है, देखो ध्यान से, पहले का जो वर्जन आता था ना, इस वाले फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें लिखना कंपलसरी है। ये दो लाइन जो है हर एक पेज पे, मतलब हर एक कंपोनेंट पे लिखना पड़ता था, यहाँ पे टॉप पे। लेकिन अभी के वर्जन पे ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। नहीं लिखोगे तो भी काम करेगा, लिखोगे तो भी कुछ बिगड़ना नहीं है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ नहीं हुआ, रिफ्रेश भी करके चलो दिखा देता हूँ। तो ये लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ। अब देखो आ क्या क्या रहा है इसके अंदर से। ये एक फंक्शन बना ऐप, यहाँ पे देखो ऐप नाम लिखा हूँ और यहाँ पे ऐप को एक्सपोर्ट कराया हूँ, तभी यहाँ पे ऐप लिख के आया है। अगर ये कोई दूसरा लिखा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई दूसरा, मतलब यहाँ पे कोई दूसरा लिखा होता तो यहाँ पे भी कोई दूसरा लिखना पड़ता। ये उसका नाम है। अब यहाँ पे इसको क्लास कंपोनेंट के जरिए भी बनाया जाता है, लेकिन वो पुराने वाले रिएक्ट में बनाया जाता था। मैं एक आध दो वीडियो में बता दूंगा, अभी पूरा फंक्शनल कंपोनेंट ही बनता है। ये जो फंक्शन लिखा हुआ होता है ना, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बोलते हैं। अभी भी अगर क्लास वगैरह लिख के आता है तो क्लास कंपोनेंट कहलाता है, लेकिन क्लास को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो चलो पहले फंक्शन पे बात कर लेते हैं, फिर क्लास पे जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या लिख के आ रहा है, जैसे मैं लर्न रिएक्ट आ रहा है ना, ये देखो लर्न रिएक्ट करके आ रहा है। इसको मैं जीएस कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये देखो रिएक्ट जीएस। इससे एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि जो आ रहा है यहीं से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज इसको हटा देता हूँ, ये देखो गायब। क्यों? क्योंकि खा गया मैं इधर को। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट के अंदर पेजेस को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ जो इंपोर्ट करोगे, क्योंकि पहला फाइल यही होता है इसका, SRC फोल्डर का ये मेन फाइल होता है, इधर का समझ सकते हो आप दूसरा कंपोनेंट बना के यूज करोगे और वहां पे इसका नाम लिख दोगे और उसको इंपोर्ट कर दोगे तो वही दिखाई देगा। तो फिलहाल ये है तो मैं इसको ही पकड़ के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक दो चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए क्लास नेम लिख के आ रहा है, जबकि CSS में ऐसा नहीं था, केवल क्लास ही लिख के आता था। HTML PHP कहीं भी यूज करते थे तो यहाँ पे लिख के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रिएक्ट जेएस में क्या होता है, क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है। और आप जानते हैं रिजर्व कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते किसी भी चीज में, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों ना हो। PHP में यूज करते हैं लेकिन PHP के अंदर यूज नहीं कर सकते, मतलब PHP का रूल थोड़ा अलग है, आप ये समझ सकते हो आप दूसरे लैंग्वेजेस से। PHP में हम यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि PHP में भी हालांकि क्लास यूज होता है, लेकिन अब उस वो PHP माइंड नहीं कर सकता, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइंड नहीं करता तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो हम ऐसा करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, सॉरी एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसमें कंपोनेंट बोलेंगे, याद रखें, पेज में क्या नाम दूँ, हेलो कर देता हूँ। .js याद रखिएगा, .js लिखना कंपलसरी है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। देखिए फंक्शनल कंपोनेंट बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। कैसे भी कर सकता हूँ मैं, लेट जावास्क्रिप्ट जो जानते होंगे, एक मैं स्क्रिप्ट वगैरह। तो चलो एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इसको लिखते कैसे, ऐसे, फिर ऐसे करते हैं, आपको पता ही होगा, फिर ऐसे, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखना, याद रखिएगा, रिटर्न कीवर्ड। जब तक रिटर्न नहीं लिखेंगे ना, वो कुछ दिखाएगा नहीं। यहाँ पे देखिए रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसमें। चलो सिंटेक्स को बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक फाइल बना के दिखा देता हूँ। रिटर्न के अंदर ऐसा करता हूँ मैं, ये देखो ध्यान से, रिटर्न, फिर इसके अंदर क्या बनाए, डी वगैरह बनाए, आप चाहो तो बनाओ, दो नहीं बनाना है नहीं मत बनाओ। तो ये देखिए रिएक्ट के अंदर लिखने का एक तरीका होता है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। याद रखिए कि रिएक्ट के अंदर जो भी लिखा जाता है, किसी एक कंपोनेंट के अंदर ही सारे कंपोनेंट को रख के लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है मैं बता दूंगा, उसका रीज़न अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसमें मैं इसी लिख रहा हूँ। क्या करता हूँ, हाय दिस इज हेलो वर्ल्ड। H1, चलो छोड़ो, H1 H2 छोड़ो, अभी लिख दिया मैं। अब सवाल है इसको मैं यूज़ कैसे करूँगा। यूज़ करने के लिए कंपलसरी है, आपको लिखना है एक्सपोर्ट। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ऐप का नाम लिखना पड़ता है। ये मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप लिखा है। ऐप इसलिए लिखा है क्योंकि ऐप इसका नाम है, तो मुझे भी वैसे ही करना होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, मेरे को इसका नाम क्या है, फंक्शन का हेलो। ये देखो अब लिख तो दिया। अब सवाल है मैं इसको यूज़ कैसे करूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसको app.js के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। इसके अंदर भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, लेकिन मैं इसी के अंदर करता हूँ क्योंकि इसी को मैं मेन मान के चल रहा हूँ। मैं लिखूंगा इंपोर्ट, ये लगाइएगा। याद रखिएगा आपने किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखा है, तो आप इसको सीधा डॉट ऐसे कीजिएगा, और यहाँ पे हेलो आ रहा है, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ बाकियों को। एक गलती कर दिया, मैंने हेडर को हटा दिया। एक्चुअली में ओपन वाला, मतलब क्लोज वाला रह गया था, ओपन वाला छूट गया था। इसमें छोटी छोटी गलती भी हो तो एरर देता है, याद रखिएगा, इसमें रिएक्ट की खतरनाक खासियत है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, हेलो। ये देखो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था, CSS नहीं है। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये क्या करता है, VS कोड एडिटर अपने आप इसको ले लेता है, मतलब अपने आप यहाँ पे इंपोर्ट कर देता है। तो देखो इंपोर्ट कर दिया। अब देखो हेलो में जो लिखा है वो लिख के आना चाहिए यहाँ पे, ये देखो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो थी केवल फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर को बताने के लिए था, और इसलिए मैंने जानबूझकर एक कंपोनेंट बना के आपको दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको नई वीडियो डालें, क्योंकि हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम करते रहते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सब।